नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संधि। और इससे पहले हम हिंदी में भाषा का विकास, वर्णमाला और आपका विराम चिन्ह, इन तीनों चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। और जब हम बात करते हैं संधि के बारे में, तो संधि का ये जो चैप्टर है आपका एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। क्योंकि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और जब भी आप संधि पढ़ते हो तो संधि से पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा, मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, तो आप संधि को आसानी से नहीं समझ पाओगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बार वर्णमाला को देखते हैं, फिर अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है। इसके अंदर आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। और जब हम बात करते हैं स्वर के बारे में, तो स्वरों की जो संख्या होती है इसमें, वो आपकी 11 होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्वरों के कुल संख्या के बारे में, तो वो आपकी 13 होती है। इसमें आपके 2 जो स्वर होते हैं, अयोग वाइल जिनको बोलते हैं, ये इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो इसमें जो संख्या है आपकी 13 हो जाती है। जब हम बात करते हैं हास्य स्वर के बारे में या फिर कहें मूल स्वर के बारे में, तो इसमें आपके अ, ई, उ, र, ये जो 4 हैं, ये आपके हास्य स्वर के अंदर आते हैं। और जब हम बात करते हैं आ, ई, उ, तो ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और जब हम बात करते हैं ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। और जब हम स्वर को देखते हैं तो स्वर होते क्या हैं? स्वर आपके वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, तो वो आपके स्वर होते हैं। और जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो कि स्वरों की सहायता से बोले जा रहे होते हैं, या फिर कहें कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा रहे होते हैं। का से लेकर के माँ तक ये जो आपके 25 वर्ण हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और जो आपके य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और जब हम बात करते हैं श, स और स और है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जब हम बात करते हैं छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी और शरा के बारे में, तो इनकी संख्या 4 होती है और ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 जो होते हैं ये वाले डा और डा, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो इनका जो सम होता है ये आपका 39 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यंजन की संख्या होती है वो 39 होती है। और जब हम बात करते हैं वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, तो उसकी जो संख्या है वो होती है आपकी 52। जब हम बात करते हैं क, ख, ग, ये आपके अरबी के शब्द हैं। और जब हम बात करते हैं ज, झ और फा, ये तीनों आपके फारसी के शब्द हैं। और डा, डा और डा, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो ये था आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका वर्णमाला से। और संधि पर जाने से पहले हमको समझना होगा कि शब्दों की रचना कैसे होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक शब्द है देव, देवालय। तो देवालय शब्द की जो रचना हुई है देव प्लस आलय, इस शब्द से हुई है। जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं देव शब्द की रचना के बारे में, तो वो द व्यंजन, फिर आपका अय स्वर, व व्यंजन, फिर ये। जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर अय के बारे में, तो इसकी जो रचना हुई है अय प्लस आपका ए, इससे हुई है।
और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ए के बारे में, तो इसकी रचना हुई है ए और ई से। तो आप देख सकते हो ना, एक तो देव शब्द की जो रचना होती है द, अ, ई, अ, बा और आ, इस तरह से होती है। और जब हम आले की बात करते हैं तो आले शब्द की जो रचना होती है अब वो होता है आपका आ के लिए होता है आ और आ। जब ले के लिए लिखते हैं ला, यहाँ पे हलंत और आ, और ये के लिए लिखते हैं ई और ये। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है आले, और इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है देव। हम अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारा बनता है देवालय। तो कुछ इस तरह से जो शब्द हैं उनकी रचना होती है। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले सवाल आता है कि संधि होती क्या है। तो जो दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार आता है या फिर कहें कि जो परिवर्तन आता है उसको संधि बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा आपका विसर्ग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्वर संधि। जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि वह संधि होती है जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके अंदर विकार आता है या फिर कहीं की परिवर्तन आता है, तो वहाँ पे आपकी स्वर संधि होती है। और हम बात करते हैं प्रकार के बारे में, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के अंदर जो हमारी संधि होती हैं वो समान स्वरों के अंदर होती हैं, जैसे ए और आ के बीच में, ई और ई के बीच में, ऊ और ऊ के बीच में। तो इनकी 4 परिस्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें पहली परिस्थिति होती है जब किसी भी शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो ए हो और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो आ हो, तो वहाँ पे आ हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे देव प्लस आल है, तो पीछे आपने देखा भी था कि देव का जो व लिखा हुआ है उसके पीछे ए का हलंत होता है। जब आले की बात करते हैं यहाँ पे पहले आ आता है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है बड़ा आ, और इससे जो शब्द बनता है वो देव आले बनता है। वैसे ये कंडीशन ये हो सकती है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो, तब भी वो एक बड़ा आ बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। इसी तरह से आपकी एक सिचुएशन ये बन सकती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो, उस केस में भी आ बनेगा। जैसे सीमा प्लस अंत बराबर सीमांत। तो इस तरह से परिस्थितियाँ आपकी बनती हैं ए और आ के बीच में। अगर हम बात करते हैं ई और ई के बीच में, तो इसमें पहली परिस्थिति ये बन सकती है कि दोनों जो स्वर हों वो हास्य स्वर हों, तो भी ये जो दोनों स्वर मिलेंगे और ये एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे होंगे। जैसे कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। इसी तरह से आपकी बड़ी और छोटा ही मिलती है तो भी वो बड़े ही बनेगी। ऐसे यहाँ पे बड़ी ई और बड़ी ही मिलते हैं तब भी वो बड़ी ही रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं ऊ के बारे में। ऊ की भी आपकी 4 परिस्थितियाँ हैं। पहली परिस्थिति ये है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ, छोटा ऊ है और दूसरे का पहला जो वर्ण है वो आपका छोटा ऊ है, तब भी वो बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? विधु प्लस उदय बराबर विधुदय, इस तरह से। दूसरा देखते हैं, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ है, छोटा ऊ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ है, तब भी वो बड़े ऊ में कन्वर्ट होगा। जैसे धातु प्लस ऊष्मा बराबर धातुष्मा। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि। जैसे आपने देखा कि इसमें जो भी शब्द आपके बन रहे हैं, या तो इसमें आ की मात्रा होगी या फिर उसमें एक ई की मात्रा होगी या फिर उसमें ऊ की मात्रा होगी। मतलब क्या है कि अगर कोई भी शब्द दीर्घ संधि से बना हुआ है तो उसके अंदर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है आपका गुण संधि।
तो जब हम गुण संधि की बात करते हैं, इसमें आपका ए और आ के पीछे आपकी ई आ सकती है, ऊ आ सकती है और र आ सकती है, और इनकी भी चार चार परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले ए और आ प्लस ई और बड़ा ई, तो इनकी चार परिस्थिति कौन सी होंगी? सबसे पहली परिस्थिति ये होगी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी यहाँ पे ए आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वहाँ पे छोटी ई आए, तब भी वो दोनों मिलकर के एक ए यानी इस मात्रा का निर्माण करेंगे। जैसे नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, वैसे ही यहाँ पे पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो बड़ी ई है। तो यहाँ पे भी वो ए की जो मात्रा होती है ये वाली, इसका निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे देख सकते हो, नर प्लस ईस बराबर नरेश। तो इस तरह से इसकी चार परिस्थितियाँ हैं जो कि आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं ए और आ के बाद आपका अगर ऊ स्वर ऊ और या बड़ा ऊ आता है, तो आपकी कौन सी परिस्थिति बन सकती है? तो यहाँ पे भी आपकी चार परिस्थिति बनेंगी। पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि पहले शब्द के अंतिम जो वर्ण हो उसमें ए हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ऊ हो, छोटा ऊ, तो वो आपका ओ का निर्माण करेगा और इसकी मात्रा होती है ये वाली। जैसे ज्ञान प्लस उपदेश बराबर ज्ञान उपदेश। वहीं अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, जैसे यहाँ पे ये आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ हो, छोटा ऊ, तब भी वो ओ का ही निर्माण करेगा। जैसे महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ए और आ के बाद रे पे ऋषि आता है तो किस तरह की कंडीशन आ सकती है, कौन सी कंडीशन बन सकती है? पहला है आपका, यदि ए के पीछे रे ऋषि आता है तो वो अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि बराबर देवा ऋषि, यहाँ पे जो रे वाला ये वाला है ये बन जाता है। अगर आ प्लस ऋषि ये आता है तो वो अर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि हो गया। तो ये थी आपकी गुण संधि। यहाँ पे देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे जो आपकी मात्रा हैं या तो वो एक ही मात्रा होगी या फिर वो ओ की मात्रा आपको इनसे बने शब्दों में देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका वृद्धि संधि। तो जब हम वृद्धि संधि की बात करते हैं उसमें हमको जो संधि देखने को मिलती है वो ए और आ के बाद या तो आपके ए और ए आते हैं या ओ या औ आते हैं, और इनकी भी चार चार परिस्थितियाँ हो सकती हैं। पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे ए आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए आए, तो वहाँ पे जो आपका शब्द बनेगा वो आपका आय बनेगा और इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है। जैसे एक प्लस एक बराबर अकैक। अगर हम बात करते हैं, अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए आता है, जैसे यहाँ पे ए है, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अय आता है, तो ये दोनों मिलकर के अय बनाएंगे और जैसे देख सकते हो मत प्लस एक के बराबर मतैक। इस तरह से भी इसकी भी चार कंडीशन बनने वाली है। और हम अगर बात करते हैं ए और आ के बाद आपके ओ या आपके औ ये आते हैं, तो इसमें आपकी चार परिस्थिति है। और पहली परिस्थिति ये है कि अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे जैसे ए आ जाए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ओ आ जाए, तो ये जो शब्द मिलकर के औ का निर्माण करेंगे और इसकी जो मात्रा होती है वो कुछ इस तरह से होगी। जैसे वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। वहीं अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो ओ आता है, तब भी वो औ का निर्माण करेगा। जैसे महा प्लस औषधि बराबर महाऔषधि। तो इस तरह से ये जो आपकी चार कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं, एक ये और। तो ये थी आपकी वृद्धि संधि। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इससे बने हुए शब्दों के अंदर आपकी जो मात्रा है, हमेशा दो मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यड़ संधि के बारे में, तो अगर ई उ और ऋषे
इसके बाद इनके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो आपका य हलंत के साथ और व हलंत के साथ इनमें और र हलंत के साथ इनमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। जब हम बात करते हैं अति की, तो अति जो शब्द है इसकी रचना हो रही है ए प्लस ती, राइट। अगर मैं ती की बात करता हूँ, ती की रचना कैसे हो रही है, ता प्लस ई, ठीक है। वहीं अब मैं बात करता हूँ अधिक के बारे में, तो अधिक की रचना कैसे हो रही है, तो अधिक की रचना कैसे हो रही है, वो हो रही है आपकी आ प्लस धा प्लस ई प्लस का प्लस यहाँ पे हलंत है तो ए आ। इसको हम पहले एक लाइन में लिख लेते हैं, जैसे ए प्लस त प्लस ई प्लस के ए प्लस का ध प्लस ई प्लस के प्लस का ए। जब ई और ए मिलते हैं तो ये आपका ये का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा बचा वो ए बचा, ये आधा ते बचा, ये हो गया, थे और ई मिलके थी बना लिया, और कै और ए मिलके का बना लिया। अगर इसको हम जोड़ते हैं ए ते ये थी और कै, तो ये आप देख सकते हो कि कैसे एक अत्यधिक शब्द की रचना हुई है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रति प्लस एक, तो ये भी इस तरह से ही बनेगा। अगर हम बात करते हैं सु प्लस आगत, तो जैसे सु शब्द की रचना हुई है स और उ, और आगत शब्द की जो रचना हुई है ए और ए से हुई है। अगर हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी उ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी ए, इसको मिलाते हैं, ये बनाते हैं आपका वह। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो ये आपका हलंत रहित रह गया, तो आधा से हो गया ये स्व। इसके बाद आप इसमें ए मिला तो आ हो गए, गे में ए मिला तो ये पूरा गे हो गया, ते में ए मिला तो ये ते हो गया। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, सुवागत। तो इस तरह से जो आपके शब्द हैं इसमें बन रहे होते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें या तो हलंत रहित ये आएगा, या फिर इसमें हलंत रहित वे आएगा, या फिर हलंत रहित रे। तो इससे बने शब्दों के बीच में आपको या तो हलंत रहित ये मिलेगा, या फिर हलंत रहित वे मिलेगा, या फिर हलंत रहित रे मिलने वाला है। तो नेक्स्ट चलते हैं अयादी संधि की तरफ। तो जब भी ए आए ओ और औ उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो आपका अये आय आव और आव इसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे ने प्लस अन बराबर नेन, इसको देखते हैं तो ने शब्द की जो रचना हुई है वो इस तरह से हुई, ने बराबर होता है न हलंत प्लस ये हो गया। और जब अन की बात करते हैं तो अन ए प्लस नन, ये हो गया आ प्लस ना प्लस का आ। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना हलंत रहित प्लस, तो इसका जो निर्माण होता है ए का वो होता है ए और ई। तो ए प्लस ई प्लस आपका ए प्लस आपका न प्लस आपका ए। तो इस वाले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, वो है आपका ई, और इस वाले शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, वो है आपका ए। जब ई और ए मिलते हैं तो ये बनाते हैं आपका ये, और न हलंत रहित है और उसमें ए मिलता है तो वो आपका न बनाता है, और न के बाद ये न आपका हलंत रहित है और ए मिलता है तो ये न बनाता है। तो अगर हम इन तीनों शब्दों को जोड़ते हैं तो इससे हमको मिलता है नैन। तो इस तरह की जो संधि होती है वो आपकी अयादी संधि होती है।
तो ये थी आपकी स्वर संधि। तो इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो। तो जब हम दीर्घ संधि की बात करते हैं, तो इसमें आपकी ए और आ मिलते हैं और इनकी 4 परिस्थितियाँ होती हैं और सभी में हमको ओ मिल रखा होता है। तो दीर्घ संधि में आपके पहले ए और आ मिलते हैं, इनकी 4 परिस्थितियाँ होती हैं और सभी में हमको आ मिल रहा होता है। दूसरा ई और ई मिलते हैं, इनकी 4 परिस्थिति होती हैं, चारों में हमको बड़ी ई मिल रही होती है। और नेक्स्ट आता है आपका ऊ और ऊ, ये मिलते हैं और इनकी 4 परिस्थिति होती है और सभी में हमको बड़ा ऊ मिल रहा होता है। और इससे बने हुए शब्दों में आपको या तो आ की मात्रा, या तो आपको ई की मात्रा, या फिर आपको ऊ की मात्रा देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में, तो गुण संधि में आपको ए और आ के बाद ई और छोटी ई और बड़ी ई के साथ आपको संधि देखने को मिलती है। इनकी 4 परिस्थिति होती हैं और इसमें आपको आई की जो मात्रा है वो देखने को मिलती है, आई देखने को मिलता है। वहीं दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि ए और आ की जो संधि है ऊ और ऊ से होती है, वहाँ पे आपको ओ देखने को मिलता है, जिसकी मात्रा ये होती है। और जब ए और आ की संधि र ऋषि के साथ होती है, वहाँ पे आपको अर देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में, तो यहाँ पे ए और आ की जो संधि है आई और अय से होती है और सभी में हमको आई देखने को मिलता है। इसकी 4 परिस्थितियाँ होती हैं। जब हम बात करते हैं ए और आ की परिस्थिति ओ और औ के साथ होती है, तो वहाँ पे आपको औ मिलता है, इसकी मात्रा होती है ये वाली। जब बात करते हैं यड़ संधि के बारे में, तो इसमें ई और ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो और हमको आया मिलता है वहाँ पे। अगर नेक्स्ट आता है आपका ऊ और ऊ के बाद कोई स्वर और आता है तो आपको अव देखने को मिलता है या आव देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में, तो वहाँ पे अय और अय के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे हमको अया देखने को मिलता है। अगर ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है तो वहाँ पे हमको अव और आव देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी स्वर संधि। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग या ऑप्शन डी प्रत्यय। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ए संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सी। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी व्यंजन या ऑप्शन डी यण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो आपका दीर्घ, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब भी आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आपको किसी भी शब्द में देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी यण या ऑप्शन डी विसर्ग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी विसर्ग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार या ऑप्शन डी पवन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी जलौध, ऑप्शन सी गुरूपदेश या ऑप्शन डी परमोदार।
देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी वृद्धि संधि होगी वहाँ पे आपको 2 मात्राएँ देखने को मिलेंगी, या तो ये वाली या फिर अ वाली। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप, ऑप्शन ए में भी 2 मात्राएँ, बी में भी है और डी में भी है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि इसमें 2 मात्राएँ देखने को नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इत प्लस यादि, या ऑप्शन बी इति प्लस यादि, या ऑप्शन सी इत प्लस आदि, या ऑप्शन डी इति प्लस आदि। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी, इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए धरा प्लस अस, या फिर ऑप्शन बी धर प्लस ईस, या ऑप्शन सी धरा प्लस ईस, या ऑप्शन डी धरा प्लस ईस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महो प्लस ईस, या ऑप्शन बी महा प्लस ईस, या ऑप्शन सी मही प्लस ईस, या ऑप्शन डी मही प्लस ईस। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी। तो ये था वीडियो आपका स्वर संधि के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।